अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ किडनी को डिस्कस किया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप एम्ब्रियोलॉजी के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली हमारे पास स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं जस्ट अबव द किडनी इन द लंबर रीजन। हमारे लंबर रीजन में आपको पता है दोनों साइड्स के ऊपर किडनी प्रेजेंट होती है। इसी तरह हमारे दोनों साइड्स के ऊपर दो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक राइट साइड के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड और एक लेफ्ट साइड के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये प्रेजेंट होते हैं जस्ट अबव द किडनी, इसीलिए इन्हें हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रा मीन अबव और रीनल मीन किडनी, तो सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी हम इन्हें कहते हैं। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं और वो फिर ब्लड के ज़रिए थ्रू आउट द बॉडी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इसके मुकाबले में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली अपने केमिकल्स को, अपने हार्मोन्स को वाया डक्ट, एक डक्ट के ज़रिए टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। वो ब्लड के अंदर अपने केमिकल्स को या फिर हार्मोन्स को रिलीज़ नहीं करते। तो एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट होता है जस्ट अबव द किडनी इन द लंबर रीजन। जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड का, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है एड्रीनल ग्लैंड का। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक एड्रीनल मेडल्ला। ठीक है, जो आउटर पार्ट होता है ग्लैंड का उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो सेंट्रल पार्ट होता है ग्लैंड का, इनर पार्ट, उसे हम कहते हैं मेडल्ला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडल्ला, तो उन्हें अभी आप देखते हैं। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड का, वो 3 लेयर्स के अंदर हम उन्हें डिवाइड करते हैं। ठीक है, उन लेयर्स को भी हम देखते हैं। फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड हम चलते हैं। ठीक है, आप बाहर से देख रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड को, तो कॉर्टेक्स है। बाहर से पहली लेयर कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, फिर तीसरी। तो हम आउटसाइड टू इनर साइड के ऊपर देखते हैं कि कौन सी लेयर्स होती हैं इन द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें मोस्ट आउटर पे ऊपर, ठीक है, आउटसाइड के ऊपर पहली लेयर आती है हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ये लेयर है किसकी, एड्रीनल कॉर्टेक्स की। सेकंड जो लेयर होगी वो होगी हमारे पास, अंदर हम जाएंगे तो रेड में हमारे पास जोना फेसिकुलेटा। उसके बाद और अंदर हम जाएंगे तो ब्लू में आपको नज़र आ रही है जोना रेटिकुलरिस। और उसके बाद बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको एड्रीनल मेडल्ला नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है एड्रीनल ग्लैंड का। आउटर के ऊपर एड्रीनल कॉर्टेक्स है, उसकी 3 लेयर्स हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, और इनसाइड के अंदर आपको इनर पार्ट होता है हमारे पास एड्रीनल मेडल्ला। तो ये कुछ पार्ट होते हैं। अभी मैं आपको कुछ ब्रीफली हार्मोन्स का भी बता देता हूँ कि कौन कौन से हार्मोन्स ये पर्टिकुलर पार्ट्स रिलीज़ करते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एड्रीनल मेडल्ला, एड्रीनल ग्लैंड किस तरीके से होती है। अगर मैं आपको एड्रीनल कॉर्टेक्स में पर्टिकुलर लेयर्स के बारे में बता दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है आउटर बिल्कुल, ये हमारे पास हार्मोन रिलीज़ करता है एक मेजर, उसे हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, और इससे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। एल्डोस्टेरॉन, अगर आपने रीनल एनाटमी या रीनल फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा एल्डोस्टेरॉन बेसिकली एक मेजर हार्मोन होता है जो कि हमारे सोडियम और पोटाशियम के बैलेंस को इन द बॉडी मेंटेन करता है। एल्डोस्टेरॉन एक्ट करता है हमारी किडनीज़ के ऊपर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवा रहा होता है। तो ये हार्मोन रिलीज़ होता है फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा और इसे हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास फेसिकुलेटा से जो हार्मोन रिलीज़ होता है मेजर हार्मोन, उसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल, और इससे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। उसे हमने क्या कहा था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और इसे हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। और ये मेजर हार्मोन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो हमारे पास है कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब भी आपको स्ट्रेस होता है, आपको डर लगता है किसी चीज़ से, आपको एंजाइटी होती है, तो ये कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो जोना रेटिकुलरिस है हमारे पास बेसिकली ये एंड्रोजेंस को रिलीज़ करता है। ठीक है, एंड्रोजेंस बेसिकली हमारे पास मेल हार्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं फ्रॉम द जोना रेटिकुलरिस, तो इन्हें हम कहते हैं एंड्रोजेंस। ठीक है, और जो हमारे पास एड्रीनल मेडल्ला है, ठीक है, एड्रीनल मेडल्ला रिलीज़ करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैटिकोलामाइंस। ठीक है,
तो कैटिकोलामाइंस के अंदर हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है। एपिनेफ्रीन या मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो कैटिकोलामाइंस हैं वो रिलीज़ होते हैं फ्रॉम द एड्रिनल मेडल्ला। तो ये कुछ हार्मोन्स से जो कि रिलीज़ होते हैं फ्रॉम दी एड्रिनल मेडल्ला से और एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है और जो एड्रिनल मेडल्ला है ये दोनों फंक्शनली, मॉर्फोलॉजिकली और डेवलपमेंटली इन तीनों एस्पेक्ट्स के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली किस तरीके से, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है और मेडल्ला इनके जो सेल्स होते हैं स्पेसिफिक सेल्स वो बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। फंक्शनली किस तरीके से, आप देखें इनके हार्मोन्स अलग हैं और जो मेडल्ला है वो अपने हार्मोन्स को अलग रिलीज़ करता है, तो सबके फंक्शंस अलग होते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली अलग हो गए। इसी तरीके से डेवलपमेंटली जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलपमेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड की, उस वक्त भी जो ये डिफरेंट होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स अलग से डेवलपमेंट होती है उसकी और एड्रिनल मेडल्ला की अलग से डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है हमारा ये अराइज होता है फ्रॉम द मीजोडर्म। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारा मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है और एड्रिनल मेडल्ला हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एड्रिनल मेडल्ला है हमारा ये अराइज होता है फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म, ठीक है। न्यूरोएक्टोडर्म आपको पता है, हमने जब न्यूरोलेशन को डिस्कस किया था, न्यूरोएक्टोडर्म क्या है कि जो न्यूरोएक्टोडर्म जब फोल्ड हो रही होती है, न्यूरल ट्यूब बना रही होती है, तो उस वक्त कुछ सेल्स न्यूरोएक्टोडर्म से अलग हो जाते हैं और उन सेल्स को हम कहते हैं न्यूरल क्रैश सेल्स। तो न्यूरोएक्टोडर्म से निकलते हैं न्यूरल क्रैश सेल्स। न्यूरल क्रैश सेल्स माइग्रेट करते हैं और जाकर जहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड की डेवलपमेंट हो रही होती है, ये वहाँ पर जाके वहाँ पेनिट्रेट करते हैं और सेंटर पार्ट के अंदर एड्रिनल मेडल्ला की फॉर्मेशन कराते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द मीजोडर्म और एड्रिनल मेडल्ला की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म न्यूरल क्रैश सेल्स से। सो लेट्स डिस्कस कि किस तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट को स्टार्ट से पहले मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप सेकंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर, ठीक है, जब बेबी की एज हो जाती है 2 महीने, ठीक है, सेकंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, उसके अंदर अगर हम एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं T6 से लेके T12 के दरमियान, यानी 6 थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके 12 थोरैसिक वर्टिब्रा तक हम कहीं पर भी अगर एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, क्योंकि उस वक्त छोटी सी बॉडी होती है फीटस की, तो इस लेवल के ऊपर अगर हम कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हमें कुछ ये स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं इनसाइड द फीटस के अंदर। तो देखते हैं ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले आपको ये ब्लू के अंदर यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर, ये हमारे पास है गट ट्यूब, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ गट ट्यूब, जो हमारी प्रिमिटिव गट ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई है, जहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बनेगा, तो ये गट ट्यूब है। इस गट ट्यूब को ये सराउंड किया हुआ है पूरे में, ये हमारे पास पेरिटोनियम है, ठीक है, और ये सिलोमिक कैविटी है, ये पूरी एक सिलोम है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सिलोम है। और ये गट ट्यूब को पूरे को ये सराउंड किया हुआ है, बॉडी कैविटी को जो लाइन कर रही है ये पार्ट हमारा, इससे हम कहते हैं पेरिटोनियम। आपको पता है कि जो गट ट्यूब को पेरिटोनियम लाइन करती है उससे हम कहते हैं विसरल, ठीक है। और जो बॉडी कैविटी को पेरिटोनियम लाइन कर रही है, ये वाली बॉडी कैविटी को लाइन करती है, उससे हम कहते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। तो विसरल पेरिटोनियम, और ये हमारे पास आ जाती है पैराइटल पेरिटोनियम। और ये गट ट्यूब को यहाँ पर ये जो आपको नैरो सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास है डॉर्सल मेजेंट्री, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉर्सल मेजेंट्री। आपको पता है डॉर्सल मेजेंट्री क्या है, ठीक है, ये जो नैरो पोर्शन होता है पेरिटोनियम का, जो कि गट ट्यूब को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच कर रहा होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं डॉर्सल मेजेंट्री, ठीक है। ये डॉर्सल मेजेंट्री आ गई हमारे पास। ऊपर आपको ये यहाँ पर न्यूरल ट्यूब है, न्यूरोएक्टोडर्म फोल्ड हो गई, यहाँ न्यूरल ट्यूब है और ये 2 पार्ट्स हैं न्यूरल क्रैश सेल्स के, ठीक है। तो ये न्यूरल क्रैश सेल्स यहाँ पर ये रहे, ठीक है। उसके बाद ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर आपको रेड के अंदर नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास हैं गोनेड्स, ठीक है, ये गोनेड्स हैं। उसके बाद ये जो आर्टरी नज़र आ रही है आपको दोनों साइड्स के ऊपर, इसे हम कहते हैं मीजोनेफ्रिक आर्टरी। और ये वाला जो आपको एक रिज नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं सुप्रारीनल रिज। सुप्रारीनल रिज क्या है, बेसिकली रूट ऑफ मेजेंट्री, ये मेजेंट्री है, रूट ऑफ मेजेंट्री और गोनेड्स के दरमियान में ये जो मीजोथीलियल सेल्स हैं,
मीजोथीलियल सेल्स कौन से होते हैं? ये जो पेरिटोनियम है इसकी जो एपिथीलियम होती है, ठीक है, ये सिलोमिक कैविटी है, ठीक है, ये जो पेरिटोनियम है हमारी पूरी, ये एपिथीलियल सेल से बनी हुई है। तो इस पेरिटोनियम के जो एपिथीलियल सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मीजोथीलियल सेल्स, ठीक है, मीजोथीलियल सेल्स। तो मीजोथीलियल सेल्स बिटवीन द रूट ऑफ मेजेंट्री, ठीक है, ये मेजेंट्री की रूट है और ये गोनेड्स है, तो बिटवीन द रूट ऑफ मेजेंट्री और द गोनेड्स के दरमियान में मीजोथीलियल सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं और एक रिज बना देते हैं। उस रिज को हम कहते हैं सुप्रारीनल रिज। इस सुप्रारीनल रिज से एड्रीनल कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं फॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसीड करती है। इन स्ट्रक्चर्स को आपने जहन में रखना है, स्पेशली मीजोनेफ्रिक आर्टरी को। सो लेट्स सी। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे मैंने प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया उस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रीन में सेल्स हैं ये मीजोथीलियल सेल्स हैं जो कि रिज के अंदर प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रारीनल रिज के अंदर ये जो मीजोथीलियल सेल्स हैं ये प्रोलिफरेट कर रहे हैं। अब इस लेवल के ऊपर क्या होता है, ये जब प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं मीजोथीलियल सेल्स, तो इनके अंदर माइन्यूट सी स्पेसेस बनना शुरू हो जाती हैं। उन स्पेसेस को हम कहते हैं वीनस साइनसेस, ठीक है। आप देखें यहाँ पे कि ग्रीन मीजोथीलियल सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं। इन प्रोलिफरेशन के अंदर ये बिलू सी माइन्यूट सी स्पेसेस बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं वीनस साइनसेस, ठीक है, वीनस साइनसेस, ठीक है। बहुत सारी वीनस साइनसेस बन जाती हैं स्मॉल सी इन द सुप्रारीनल रिज जहाँ पर मीजोथीलियल सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब वीनस साइनसेस की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद मीजोनेफ्रिक आर्टरी है जो यहाँ से बहुत सारी कैपिलरीज अराइज होती हैं जो कि रेडियल मैनर के अंदर जाकर पेनिट्रेट करती हैं इस सुप्रारीनल रिज को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास मीजोनेफ्रिक आर्टरी है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी कैपिलरीज अराइज हुई जो कि रेडियल मैनर के अंदर पेनिट्रेट कर रही हैं इस सुप्रारीनल रिज को, ठीक है, जहाँ पर मीजोथीलियल सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं। अब रेडियल मैनर क्या होता है? कोई भी रेडियल मैनर उस चीज़ को हम कहते हैं कोई चीज़ रेस की तरह ट्रैवल करे। रेस किस तरीके से सीधी ट्रैवल करती हैं? तो रेडियल मैनर के अंदर कैपिलरीज अराइज होती हैं फ्रॉम द मीजोनेफ्रिक आर्टरी, वो इन्वेड करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं सुप्रारीनल रिज को, और सुप्रारीनल रिज के अंदर क्या है, वीनस साइनस की फॉर्मेशन हो चुकी है और यहाँ पे मीजोथीलियल सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास रेडियल मैनर में कैपिलरीज हैं फ्रॉम द मीजोनेफ्रिक आर्टरी, बेसिकली ये पेनिट्रेट कर रही हैं और ये पहुँचना चाहती हैं वीनस साइनसिस के पास, ठीक है। ये जो कैपिलरीज हैं ये मिलना चाह रही होती हैं इन वीनस साइनसिस के साथ, ठीक है, ताकि सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेज में आप देखें कि जितने भी प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैं, मीजोथीलियल सेल्स हैं जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स बना रहे हैं, वो सारे सेल्स इन रेडियल मैनर के अंदर जो कैपिलरीज अराइज हुई हैं इनके बीच के अंदर सैंडविच हो जाते हैं। सैंडविच आपने देखा है ना, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड और बीच के अंदर आप कुछ भी रख दें तो क्या है, ऊपर कैपिलरी है नीचे कैपिलरी, बीच के अंदर मीजोथीलियल सेल्स जो प्रोलिफरेट कर रहे थे, जो कॉर्टेक्स बना रहे हैं, वो बीच में आ गए। इसी तरह आप नीचे तक देखें तो जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोलिफरेट कर रहे हैं वो इन रेडियल मैनर के अंदर जो कैपिलरीज ट्रैवल कर रही हैं इनके बीच के अंदर आ जाते हैं, सैंडविच हो जाते हैं, और यहाँ पर बाहर की तरफ यहाँ पे हमारे पास वीनस साइनसेस रह जाती हैं और ये कैपिलरीज इन वीनस साइनसेस तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है कि अब इस लेवल के ऊपर एक फाइब्रस कैप्सूल की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक फाइब्रस कैप्सूल बनना शुरू हो जाता है यहाँ पर एड्रीनल कॉर्टेक्स के अराउंड पे, ठीक है, जो कि पूरे एड्रीनल ग्लैंड को सराउंड करता है एक फाइब्रस कैप्सूल। तो उसकी फॉर्मेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अब इस टाइम के ऊपर आपको मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट सा मैं बता दूँ आपको। ये हमारे पास सारे जो मीजोथीलियल सेल्स हैं जो कि कॉर्टेक्स बना रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो वाले सेल्स जो कि नियर द वीनस साइनसिस हैं, ये वाले सेल्स जो वीनस साइनसिस के नियर पे हैं, ये वाले, इन्हें हम कहते हैं इओसिनोफिलिक सेल्स, ठीक है। इन सेल्स को हम कहते हैं इओसिनोफिलिक सेल्स। इओसिनोफिलिक सेल्स कौन से होते हैं? बेसिकली वो वाले सेल्स जिनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक साइटोप्लाज्म होता है। आपको पता है वो सेल जिनका साइटोप्लाज्म बेसिक होता है उन्हें हम डाई करते हैं एसिडिक डाई से, इओसिन से। तो एसिडिक डाई से हम स्टेन करते हैं बेसिक साइटोप्लाज्म वाले सेल्स को। तो जब इओसिन से डाई करेंगे बेसिक सेल्स को तो उन सेल्स को हम कह देते हैं इओसिनोफिलिक सेल्स। और ये सेल्स कहाँ पर है? नियर द वीनस साइनसेस जो सेल्स हैं उन्हें हमने कहा इओसिनोफिलिक सेल्स। उसके बाद बेजोफिलिक सेल्स जो पेरिफेरी में हैं, ये पीछे की तरफ जो सेल्स हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं बेजोफिलिक सेल्स। बेजोफिलिक सेल्स कौन से होते हैं? वो वाले सेल्स जिनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक साइटोप्लाज्म को हम स्टेन करते हैं बेसिक डाई से,
ठीक है, इसलिए हम उनको कहते हैं बेसोफिलिक सेल्स। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो एट द पेरिफेरी बेसोफिलिक सेल्स होंगे और एट द नियर द वीनस साइनसेस हमारे पास इओसिनोफिलिक सेल्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्टेनिंग की, कि जो पेरिफेरी पे है वो बेसोफिलिक है, जो वीनस साइनस से करीब होते हैं वो हिस्टोलॉजिकली जब हम उन्हें स्टेन कर रहे होते हैं तो वो इओसिनोफिलिक होते हैं। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बेसिकली इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि जब बेबी की बर्थ हो जाती है, ठीक है, बेबी जब बर्थ हो जाती है तो उस वक्त ये जो इओसिनोफिलिक सेल्स होते हैं ये वाले नियर द वीनस साइनसेस ये फॉर्मेशन करा रहे होते हैं फीटल कॉर्टेक्स की। ठीक है, बेबी की बर्थ हो गई आफ्टर द 9 मंथ्स, ठीक है, उस वक्त जो फीटल कॉर्टेक्स होता है उसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द इओसिनोफिलिक सेल्स से। ठीक है, और जो पीछे वाली जो सेल्स रह गए बेसोफिलिक सेल्स, ये बेसिकली डेफिनेटिव कॉर्टेक्स बनाते हैं जब फीटल कॉर्टेक्स डीजनरेट हो जाता है। मैं सिंपल से आपको बताता हूँ कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी हमारे जो कॉर्टेक्स होता है उसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक जो फंक्शनल लेयर है वो है इओसिनोफिलिक सेल वाली जो कि नियर द वीनस साइनसेस है। ठीक है, हमने इसको ऐसे घुमा के देख रहे हैं तो नियर द वीनस साइनसेस ये वाले जो सेल्स हैं ये बना रहे हैं फीटल कॉर्टेक्स की और ये फंक्शनल होती है। ठीक है, उसके पीछे वाली जो लेयर होती है वो बेसिकली उसने फॉर्मेशन करानी है। अभी बेसोफिलिक सेल्स ने डेफिनेटिव कॉर्टेक्स की वो फॉर्मेशन कराते हैं, लेकिन अभी फीटल कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन हुई है पहले। ठीक है, इस डेफिनेटिव कॉर्टेक्स को हम जोना ग्लोमेरुलोसा भी कहते हैं। ठीक है, जो आउटर लेयर है तो इसे हम जोना ग्लोमेरुलोसा भी कहते हैं। तो आफ्टर द 2 वीक्स ऑफ द बर्थ, ठीक है, 2 हफ्ते बाद बर्थ के क्या होता है कि जो फीटल कॉर्टेक्स है ये डीजनरेट हो जाती है, ये डीजनरेट हो गई। अब जो डेफिनेटिव कॉर्टेक्स पीछे वाली जो सेल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम जोना ग्लोमेरुलोसा की लेयर भी कह रहे हैं, ये वाली जो सेल्स होते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा के डेफिनेटिव कॉर्टेक्स के, ये वाले सेल्स प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं और ये 2 नई लेयर्स बना देते हैं जिन्हें हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। और जो आउटर में सेल रह जाते हैं वो हमारे पास है जोना ग्लोमेरुलोसा। तो आई होप आपको सिंपल सी चीज़ समझ आ गई होगी कि इओसिनोफिलिक सेल्स फीटल कॉर्टेक्स बनाते हैं, लेकिन फीटल कॉर्टेक्स 2 वीक्स आफ्टर द बर्थ डीजनरेट हो जाता है। बाकी जो लेयर रह जाती है पीछे वाले सेल्स बेसोफिलिक, उन्हें हम कहते हैं डेफिनेटिव कॉर्टेक्स। ठीक है, उससे हम जोना ग्लोमेरुलोसा भी कह रहे हैं क्योंकि वो आउटर पे है। ठीक है, और आफ्टर द 2 वीक्स जब ये डीजनरेट हो गई तो वो प्रोलिफरेशन होती है वहाँ पर स्टार्ट, और क्या होता है 2 नई लेयर्स बन जाती है फ्रॉम दिस डेफिनेटिव कॉर्टेक्स से और पूरा एक कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स की। कोई बिल्कुल आसान सी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इतनी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है हमें। उसके बाद अगर हम देखते हैं एड्रीनल मेडल्ला की, तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आप यहाँ देखें, फॉर सपोज करें ये न्यूरोएक्टोडर्म था ब्लैक में, न्यूरोएक्टोडर्म इस तरीके से फोल्ड हुआ, एक न्यूरल ट्यूब बन गई। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड बेसिकली न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इंड्यूस करता है न्यूरोएक्टोडर्म को कि फोल्ड हो और न्यूरल ट्यूब बन जाए। ठीक है, आपको पता होगा ये। तो ये नोटोकॉर्ड है, इसे आप छोड़ दें, ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई। और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सेल्स निकल कर बाहर आ जाते हैं फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म, उन्हें हम कहते हैं न्यूरल क्रैस्टर्स। ये जो न्यूरल क्रैस्टर्स होते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, ये डिवाइड करते हैं और 2 मासेस बना लेते हैं, एक डॉर्सल मास पीछे वाला और एक वेंट्रल मास। ठीक है, दोनों साइड के ऊपर एक डॉर्सल मास है, एक वेंट्रल मास है सेल्स का, और इन्हें हम कहते हैं न्यूरल क्रैस्टर्स। जो वेंट्रल मास है इसे हम सिम्पैथोक्रोमैफिन ऑर्गन भी कहते हैं, सिम्पैथोक्रोमैफिन ऑर्गन। ठीक है, एक डॉर्सल मास है, एक वेंट्रल मास है। जो वेंट्रल मास है उसे हम सिम्पैथोक्रोमैफिन ऑर्गन भी कहते हैं। तो इस सिम्पैथोक्रोमैफिन ऑर्गन से जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं यहाँ से, और वो यहाँ पर आके, ये ब्लैक वाले आप देखें, इस ग्रीन के दरमियान में ब्लैक ब्लैक से सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ ग्रीन थे, यहाँ ब्लैक भी आ गए। तो ये ब्लैक सेल्स बेसिकली सिम्पैथोक्रोमैफिन सेल्स हैं जो कि सिम्पैथोक्रोमैफिन ऑर्गन से आए हैं और न्यूरल क्रैस्ट सेल्स हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आकर इन्वेड कर देते हैं इन द एड्रीनल कॉर्टेक्स को और सेंटर पार्ट के अंदर एड्रीनल मेडल्ला की फॉर्मेशन कराते हैं। तो आपको पता है एड्रीनल मेडल्ला के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रोमैफिन सेल्स। ठीक है, क्रोमैफिन सेल जो कि कैटिकोलामाइंस रिलीज करते हैं, एपिनेफ्रिन और द नॉरएपिनेफ्रिन। सो इस तरीके से एक पर्टिकुलर एक डेवलपमेंट हो जाती है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड की, जो कि किडनी के ऊपर बिल्कुल प्रेजेंट होता है। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनर्वेट करता है हमारे एड्रीनल ग्लैंड को, और ये सीलिएक प्लेक्सस के थ्रू, ठीक है, सीलिएक प्लेक्सस के थ्रू सिंपैथेटिक जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो आते हैं और हमारे एड्रीनल मेडल्ला के पास आते हैं। और एड्रीनल मेडल्ला जो है हमारा वो एज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स काम करता है और फिर उसके बाद वो एपिनेफ्रिन और द नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ करवाता है।
तो सीलिएक प्लेक्सस से इनर्वेशन होती है हमारे एड्रिनल ग्लैंड की। और अगर हम ब्लड सप्लाई को डिस्कस करें तो सिंपल सी ब्लड सप्लाई है, 3 आर्टरीज़ होती हैं, स्मॉल माइन्यूट आर्टरीज़, जो कि ब्लड सप्लाई कर रही हैं एड्रिनल ग्लैंड को। सुपीरियर, मिडल एंड द इन्फीरियर एड्रिनल आर्टरीज़, ठीक है, सुपीरियर एड्रिनल आर्टरी, मिडल एड्रिनल आर्टरी और इन्फीरियर एड्रिनल आर्टरी, ये राइज होती हैं। सुपीरियर राइज होती है फ्रॉम द इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, मिडल अराइज होती है फ्रॉम द एब्डोमिनल आर्टा और हमारे इन्फीरियर अराइज होती है फ्रॉम द रीनल आर्टरी, ठीक है, दोनों साइड्स के ऊपर इस तरीके से ये आर्टरीज अराइज होती हैं। नाउ लेट्स सी द एनमलीज, कोई एनमलीज हो सकती हैं। तो पहला है हमारे पास कॉन्स सिंड्रोम, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, नाम थोड़े मुश्किल है इनके लेकिन बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं ये। कॉन्स सिंड्रोम क्या है कि अगर हाइपरप्लेशिया हो जाए जोना ग्लोमेरुलोसा की, हाइपरप्लेशिया क्या है कि ओवर सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे और बहुत सारा अगर हार्मोन रिलीज़ होगा तो हाइपरप्लेशिया हो गया, तो उसमें क्या होगा, अगर जोना ग्लोमेरुलोसा का अगर हाइपरप्लेशिया हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्स सिंड्रोम। अगर हाइपरप्लेशिया होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो एल्डोस्टेरॉन है उसकी बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगी। जब एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सोडियम की रिटेंशन होगी, वाटर भी यूरिन में पास नहीं होगा और जो पोटाशियम है वो यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड का जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एल्डोस्टेरॉन इसके अंदर, कॉन्स सिंड्रोम के अंदर। अगर एडिसन डिजीज़ को हम देखें, अगर डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो जोना ग्लोमेरुलोसा की तो क्या होगा, हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, जो एल्डोस्टेरॉन है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी, वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेंशन होगा हमें, ठीक है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा। उसके बाद अगर हम कुशिंग सिंड्रोम को देखें तो कुशिंग सिंड्रोम में हमारे पास हाइपरप्लेशिया होती है जोना फेसिकुलेटा की, तो एक्सेसिव कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, एक्सेसिव कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा तो ओबेसिटी हो जाती है, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इसके भी। और अगर हम एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम को देखें, अगर हाइपरप्लेशिया होता है जोना रेटिकुलरिस का, जो कि एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन कराता है, तो आपको पता है एंड्रोजेंस मैंने आपको बताया है मेल हार्मोन्स होते हैं, इसलिए अगर ये इनकी एक्सेसिव रिलीज होती है तो ये पर्टिकुलरली ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फीमेल्स को, क्योंकि अगर फीमेल्स में मेल हार्मोन्स एंड्रोजेंस ज़्यादा रिलीज़ होगा तो उनके अंदर मस्कुलिनिटी आ जाती है, हेयर्स ग्रोथ हो जाती है जस्ट लाइक मेल्स, तो ये इफेक्ट करता है ज़्यादातर फीमेल को, एड्रेनोजेनिटल सिंड्रोम। और फियोक्रोमोसाइटोमा, बेसिकली ये एड्रिनल मेडल्ला का बिनाइन ट्यूमर है, यानी कि नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। इसके अंदर जो क्रोमैफिन सेल्स हैं उनका ट्यूमर बनता है, एक बिनाइन ट्यूमर बनता है, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से जो चीफ सिम्टम होता है फियोक्रोमोसाइटोमा का वो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है और हेडेक होता है, ठीक है। आई होप ये हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया तकरीबन पूरी डेवलपमेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को। वीडियो थोड़ी सी लेंदी है लेकिन आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे चैनल को तभी मोटिवेशन होगी कि मैं न्यू से न्यू वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।